हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का ईयर एंड हो चुका है, जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27। अब इस असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? अगर आप सैलरीड एंड पेंशनर्स हैं तो आपको 31 जुलाई 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल करना है। अगर आप बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स हैं जिनका ऑडिट नहीं होना है तो आपको 31 अगस्त 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल करना है। अगर आपका ऑडिट का केस है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है, तो फिर आपको 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी आईटीआर को फाइल करना होगा। अब लाखों टैक्स पेयर्स अपनी आईटीआर को फाइल करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर दी है। अब जब भी हम अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद हमें किस बात का वेट रहता है कि हमारी आईटीआर जल्दी से प्रोसेस हो जाए और हमारा जो भी रिफंड बन रहा हो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। बट गाइस, होता क्या है, कभी कभी महीनों तक हमारी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो रिफंड बन रहा होता है वो भी अटक जाता है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होता। इसका रीजन हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम आईटीआर फाइल करते टाइम अक्सर कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिफंड अटक जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 15 प्लस ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से अगर आपने एक भी मिस्टेक अपनी आईटीआर को फाइल करते टाइम कर दी तो आपका रिफंड 100% अटकेगा ही अटकेगा, और हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट के नोटिसेस, स्क्रूटनीज को भी फेस करना पड़ जाए। तो आईटीआर फाइल करने से पहले मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सो दैट आप इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए, जिससे आपकी आईटीआर इजीली प्रोसेस हो पाए, आपका जो भी रिफंड बन रहा हो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और किसी भी तरह के नोटिस को आपको फेस ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट ई वेरीफाइंग आईटीआर। लोग क्या करते हैं, अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं और उनको लगता है कि उनका रोल यहाँ पर एंड हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। आईटीआर फाइल करने के बाद आपको अपनी आईटीआर को विद इन 30 डेज ई वेरीफाई भी करना होता है। ई वेरिफिकेशन 2 मिनट का काम होता है। आप सिंपली आधार ओटीपी के थ्रू अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। कैसे भी आप अपनी आईटीआर को 2 मिनट के अंदर अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं। आईटीआर को 30 डेज के अंदर अंदर ई वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर आप ई वेरीफाई करना भूल जाती हैं तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है, मतलब माना जाता है कि आपने कोई आईटीआर फाइल ही नहीं की थी, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो आपका रिफंड बन रहा होता है वो आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना और रिफंड के लिए नॉमिनेट करना भूल जाते हैं। तो देखिए, आपके कितने भी बैंक अकाउंट हो, आपने कितने भी बैंक अकाउंट्स अपने ऐड कर रखे हो, लेकिन उनमें से मिनिमम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए और रिफंड के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। अगर आप अपने अकाउंट को वैलिडेट नहीं करते या वैलिडेट तो कर देते हैं बट रिफंड के लिए नॉमिनेट करना भूल जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा ही नहीं और इस वजह से आपका रिफंड अटक जाएगा, आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक करना ही भूल जाते हैं। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो उसमें से काफी डेटा पहले से ही प्रीफिल्ड होता है। आप अच्छे से चेक कर लें कि आपका मोबाइल नंबर ठीक है कि नहीं, आपका ईमेल एड्रेस ठीक है कि नहीं, आपका एड्रेस ठीक है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि डिपार्टमेंट को जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है वो आपके यहाँ पर आपने जो फोन नंबर दे रखा है, ईमेल एड्रेस दे रखा है, इसी के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से अपनी आईटीआर फाइल करवाते हैं तो कई बार क्या होता है, वो टैक्स कंसल्टेंट अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देते हैं। अब डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन करते हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो उस दूसरे नंबर पर जा रही होती है और टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं चलता कि डिपार्टमेंट आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना
चाह रहा है, तो मेक श्योर करें कि आप अपने ये जो फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस को अच्छे से चेक कर लें। अगर यहाँ पर कोई भी चेंज करना हो तो आप इस एडिट बटन के थ्रू यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट अगर आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहे, कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहे, तो आप आगे प्रोसीड कर पाए, उनको वो इंफॉर्मेशन दे पाए और रिफंड का प्रोसेस भी स्मूथ हो पाए। अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर ये कम्युनिकेशन पेंडिंग रह जाती हैं तो फिर रिफंड अटक जाता है, वो रिफंड आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपने 26 ईयर्स एंड एआईएस को चेक नहीं करते। तो सबसे पहला काम हमको, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने लॉगिन करके ई फाइल पे जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर आपको व्यू फॉर्म 26 ईयर्स करना चाहिए, अपना फॉर्म 26 ईयर्स चेक करना चाहिए। एंड सेकेंडली आपको अपना एआईएस डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। तो ये जो दो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करके रख लेने चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही हो वो इन्फॉर्मेशन आप अपने आईटीआर में जरूर शो करें। काफी इनकम ऐसी होती है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जैसे एफडी इंटरेस्ट की इनकम है, शेयर मार्केट में अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है वहां की इनकम है, तो आप इनको अपनी आईटीआर में जरूर दिखाएं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है, आपने अपनी आईटीआर में उसको नहीं दिखाया है, तो क्या होगा, मिसमैच का नोटिस आ जाएगा और आपको आपका रिफंड नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अपनी इनकम को कम दिखाते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आप एक सैलरीड पर्सन है, ओके, आपको 24 लाख पर एनम की सैलरी मिली है, आपके फॉर्म 16 में और 26 ईयर्स में शो हो रही है, क्योंकि आपको टीडीएस डिडक्ट होकर मिली होगी। लेकिन आपके एआईएस में वो सैलरी शो हो रही है 20 लाख रुपीस की। अब यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि एआईएस में तो 20 लाख रुपीस की सैलरी शो हो रही है और सैलरी तो हमारी ज्यादा है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोअर साइड पर चलते हैं, अपनी कम सैलरी दिखाती हैं, मैच तो हम कर ही रहे हैं अपनी इनकम को। बट ऐसा नहीं होता है गाइज, आपकी जो जेन्युइन इनकम है आप उसको शो कीजिए। अगर आपकी इनकम 24 लाख है तो आप 24 लाख ही उसको शो कीजिए, एआईएस से मैच करने के चक्कर में मत पड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोअर साइड पर अपनी इनकम को शो करते हैं तो आपको मिसमैच का नोटिस आएगा ही आएगा और आपका रिफंड अटक जाएगा। तो जो जेन्युइन है, हायर साइड पर इनकम है, तो आप अपनी इनकम को हायर ही दिखाइए। कभी कभी क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी जो सैलरी है वो 24 लाख है, लेकिन एआईएस में शो हो रही है 26 लाख, तो क्या करना है इसमें, क्या 26 लाख दिखानी है? देन आंसर इज नो। 24 लाख ही आपको अपनी सैलरी दिखानी है, जो कि एक्चुअल है। अगर यहाँ पर आपको ज्यादा सैलरी शो हो रही है तो यहाँ पर एआईएस में फीडबैक का ऑप्शन आता है, आप फीडबैक दे दीजिए, बता दीजिए इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, पार्शली इनकरेक्ट, जो भी है वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, वहां पर आप जाइए, फीडबैक दीजिए और उसके बाद आप अपनी आईटीआर फाइल कीजिए 24 लाख ही शो कर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको एआईएस से मैच करना है। देखिए, अगर आप फिगर को ज्यादा दिखाते हैं, अमाउंट ज्यादा दिखाते हैं, तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोअर साइड पर अमाउंट दिखाते हैं तो फिर आपको नोटिस आएगा ही आएगा। ओके, तो लोअर साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि पहले आप फीडबैक दे दें और उसके बाद ही आप लोअर अमाउंट अपने आईटीआर में शो करें। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, नॉट शोइंग एग्जेम्प्ट और टैक्स फ्री इनकम। देखिए, काफी सारी इनकम ऐसी होती है जो कि हमारी एग्जेम्प्ट होती है, टैक्स फ्री होती है, जिन पर हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है, जैसे कि पीपीएफ और ईपीएफ की इंटरेस्ट है, या इनका जो अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं मैच्योरिटी पर, वो सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट, या इसका अमाउंट मैच्योरिटी पर विड्रॉ करते हैं वो अमाउंट, ये एग्जेम्प्ट होते हैं। एलआईसी का जो अमाउंट हमें रिसीव होता है मैच्योरिटी पर, कई बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं जिनकी जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री होती है। एचयूएफ के पार्टीशन से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट रिसीव हुआ है वो आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है। पार्टनरशिप फॉर्म से अगर आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ है तो वो आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है वो आपको अपने शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम में शो करनी होती है, उनको डिस्क्लोज करना ही होता है। कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, अब डिपार्टमेंट को ये तो पता नहीं चलता कि वो टैक्सेबल है या फिर एग्जेम्प्ट इनकम है, और डिपार्टमेंट आपसे क्या करता है, क्लैरिफिकेशन मांगता है, आपके पास नोटिस सेंड करता है, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस मांगता है। इस पे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका जो रिफंड है वो डिले होता जाता है, अटक जाता है। तो बेटर है कि इन सारी चीजों को फेस करने से अच्छा आपकी जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है आप उसको डिस्क्लोज करके चले, अपना आईटीआर फाइल करते टाइम उसको बताते हुए चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम करते हैं। तो देखिए, होता क्या था, कुछ साल पहले तक जो सैलरीड पर्संस होते थे, पेंशनर्स होते थे, जिनकी सैलरी या पेंशन इनकम पर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है,
या फिर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स होते थे जो कि एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, तो वो क्या करते थे, अपना आईटीआर फाइल करते टाइम अपने एडवांस टैक्स या टीडीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम कर लेते थे, जो कि काफी इजी भी होता था क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मांगता था। लेकिन अब क्या हो गया है, 2 सालों से, पिछले 2-3 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले 2-3 सालों में सैलरीड पर्सन के पास, ऑलमोस्ट सारे सैलरीड पर्सन जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन दिखाई है, डिडक्शंस को क्लेम किया है, तो ऐसे लोगों के पास में काफी ज्यादा नोटिसेस गए हैं जहां पर वैलिड प्रूफ्स मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। और आईटीआर फाइल करते टाइम भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता है डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए। जैसे कि इस साल असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फॉर्म में भी चेंज हुआ है। अगर आप 80GC की डोनेशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिखाकर 80GC की डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो वहां पर अब आपको पॉलिटिकल पार्टी का पैन नंबर एंड नेम, जो रजिस्टर्ड नेम है, वो भी अब देना होगा। लास्ट ईयर तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती थी, बट इस साल आपको पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड नेम एंड पैन नंबर भी देना होगा। तो अब फेक डिडक्शन क्लेम करना इजी भी नहीं है और आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पैसों के पीछे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स, एडिशनल टैक्स, बहुत ज्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आईटीआर फॉर्म को ही गलत सेलेक्ट करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल के लिए 4 आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4। आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रेलिवेंट फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, लेकिन लोगों को यहाँ काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। मैं सजेस्ट करूंगी आपको उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया है कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होना चाहिए। तो आप भी अपना करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करें, अदरवाइज क्या होगा, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी और आपका रिफंड बन रहा होगा वो भी अटक जाएगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है नॉट फाइलिंग रिक्वायर्ड फॉर्म्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो उससे पहले आपको कुछ फॉर्म फाइल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं या पेंशनर्स हैं, आपको पिछले साल का एरियर मिला है, तो उसका बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 10E फाइल करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको आईटीआर फाइल करना होता है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलता। सेम वे में अगर आपके फॉरेन से कोई इनकम आती है जिस पर फॉरेन में आपका पहले से ही कोई टैक्स डिडक्ट हो चुका है, उसका अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका रिफंड लेना चाहते हैं या एडजस्ट कराना चाहते हैं, तो आपको पहले फॉर्म 67 फाइल करना होता है, उसके बाद ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। लोग क्या करते हैं, इन फॉर्म को फाइल करना भूल जाते हैं, अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं और फिर रिफंड को क्लेम कर लेते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उनकी डिमांड जनरेट कर देता है, उनका रिफंड अटक जाता है। तो बहुत केयरफुली अपना आईटीआर फाइल करें, चेक कर ले कि इस तरह के किसी फॉर्म को फाइल करने की जरूरत तो नहीं है जिससे आपका रिफंड इश्यू होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट मिस्टेक इज सेलेक्टिंग रॉन्ग रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, या तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, या फिर आप रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, या फिर आप नॉन रेसिडेंट होंगे। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इंडिया में आते जाते रहते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर भी गए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस वाले केस में आप नॉन रेसिडेंट भी बन सकते हैं, या हो सकता है रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। कितनी इनकम पर टैक्स पे करना है, किस इनकम पर टैक्स लगेगा, वो आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो उस वाले केस में ग्लोबल इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है, जबकि इन 2 केस में ऐसा नहीं है। आपने इंडिया में जो इनकम अर्न की है उसी पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो अपना आईटीआर फाइल करने से पहले अपने रेसिडेंशियल स्टेटस को भी केयरफुली चेक करें, जिससे आपका आईटीआर डिफेक्टिव भी ना हो और आपका रिफंड भी स्मूथली आपको मिल जाए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉन डिस्क्लोजिंग फॉरेन असेट और फॉरेन इनकम। तो देखिए, इंडिविजुअल के ऊपर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन है जिनकी फॉरेन में कोई असेट है, या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, या साइनिंग अथॉरिटी है, या फॉरेन से आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एंड 4 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता। आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म में से अपना फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। इसके साथ ही आपको इनमें कुछ एक्स्ट्रा शेड्यूल भी फिल करने होते हैं, अपनी फॉरेन असेट की या फॉरेन इनकम की इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो काफी बार लोग क्या करते हैं कि फॉरेन असेट और फॉरेन इनकम तो होती है, बट उन एक्स्ट्रा शेड्यूल्स को वो फिल करना भूल जाते हैं, जिससे उनकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है और जो रिफंड बन रहा होता है वो भी अटक जाता है। नाउ
नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज बिजनेस इनकम का जीएसटी टर्नओवर के साथ मिसमैच होना। तो देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 20 लाख से ज्यादा की सर्विसेज हो जाती हैं, या फिर आप सेल करते हैं, 40 लाख से ज्यादा की आपकी सेल हो जाती है, तो इस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। नाउ लेट्स सपोज आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी सेल दिखाते हैं 50 लाख रुपीज की, तो इस केस में आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो क्या होगा, स्क्रूटनी का नोटिस आपको आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी। तो ये आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आपको टर्नओवर भी मैच करके चलना है। लेट्स सपोज आपकी 50 लाख की सेल थी और आपने जीएसटी में ओनली 40 लाख की सेल शो कर रखी है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मिसमैच का नोटिस आपको आ जाएगा। तो मेक श्योर करें कि अपनी इनकम को, अपनी सेल को, या फिर अपनी जो सर्विसेज का अमाउंट है उसको अपनी जीएसटी टर्नओवर के साथ मैच करके चले। नेक्स्ट मिस्टेक इज क्लेमिंग एक्सेस और इनकरेक्ट टीडीएस क्रेडिट। तो देखिए होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्म 26A एंड फॉर्म AIS को डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो फॉर्म 26A में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, आपके एम्प्लॉयर ने या कहीं और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या कहीं आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके 26AS में आ जाती है। इंफॉर्मेशन कैसे आती है, आपका जो एम्प्लॉयर होगा या फिर जो पर्सन जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, वो फिर 31 मई तक अपनी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल करता है। जब ये रिटर्न फाइल हो जाती है तो 15 जून तक आपके 26AS में ये इंफॉर्मेशन शो हो जाती है कि आपका कहीं टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, राइट। ऐसे ही AIS होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर क्या होता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हमारे शो हो जाते हैं। जैसे अगर हमने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज की होती है तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पैन नंबर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अगर हमने शेयर मार्केट में परचेज या सेल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो शेयर मार्केट हमारे पैन नंबर के साथ इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। ये इंफॉर्मेशन देने की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, 31 मई तक ये इंफॉर्मेशन जाती है और इसके बाद में 15 जून तक ये हमारे AIS में शो भी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी आईटीआर को 15 जून के बाद ही फाइल करें, जिससे क्या होगा, आपका 26AS भी कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा, आपका AIS भी कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा। लेकिन कुछ टैक्स पेयर्स क्या होते हैं, जैसे ही आईटीआर के फॉर्म रिलीज हुए अपनी आईटीआर को अप्रैल में, मई में ही फाइल कर देते हैं। क्यों, हमारा तो रिफंड बन रहा है, हमें तो अपना रिफंड जल्दी ही लेना है। और वो क्या करते हैं, ऐसे टीडीएस को क्लेम कर लेते हैं जो कि उनके 26AS में अपडेट ही नहीं हुआ होता, उसका रिफंड वो क्लेम कर लेते हैं। अब आईटीआर में तो टीडीएस का अमाउंट शो हो रहा है, 26AS में वो टीडीएस शो नहीं हो रहा। क्या हो जाता है, आईटीआर प्रोसेसिंग के टाइम मिसमैच हो जाता है और आपको मिसमैच का नोटिस आ जाता है, आपका रिफंड अटक जाता है। उसके बाद में आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी होती है या फिर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज करनी होती है। तो चाहते तो हैं कि जल्दी से रिफंड मिल जाए, बट रिफंड उतना ही डिले होता चला जाता है। तो जल्दी आईटीआर फाइल करने से अच्छा क्या है कि आईटीआर करेक्ट फाइल की जाए। ओके, तो इस तरह की गलती ना करें, 15 जून के बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करें, करेक्टली अपनी आईटीआर को फाइल करें, जिससे किसी भी तरह का मिसमैच आपके आईटीआर से ना हो। नेक्स्ट क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया, उसको इग्नोर करना। देखिए क्या होता है, हमारी आईटीआर कई तरह से डिफेक्टिव हो सकती है। आईटीआर का फॉर्म गलत सेलेक्ट कर लिया, आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। आईटीआर का हेड गलत सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस की इनकम थी अदर सोर्सेज की इनकम बना दी, अदर सोर्सेज की इनकम थी सैलरी की इनकम बना दी। तो कई बार हम अपने आईटीआर में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिससे इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं और हमारा आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है। इस डिफेक्ट को हमको 15 डेज के अंदर अंदर ठीक करना होता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को ठीक ही नहीं करते, ठीक है, टाइम लिमिट चला जाता है। उससे क्या होता है, हमारी जो आईटीआर है वो इनवैलिड हो जाती है। आईटीआर इनवैलिड होने का मतलब क्या होता है कि आईटीआर फाइल ही नहीं हुई। तो जब आईटीआर फाइल ही नहीं हुई, आईटीआर इनवैलिड हो गई, तो आपका रिफंड बन रहा था, वो रिफंड आपको कैसे मिलेगा, राइट। तो अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो उसको आप जरूर ठीक करें, जिससे आपका रिफंड बन रहा हो तो वो आपको मिल जाए। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एडजस्टमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन नंबर 1। होता क्या है, जब भी हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो वो आईटीआर जाती है सीपीसी बैंगलोर के पास। सीपीसी बैंगलोर उस आईटीआर को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में एक इंटीमेशन जनरेट होती है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) या फिर नोटिस अंडर सेक्शन 143(1).
इस इंटीमेशन को जो भी पर्सन इस आईटीआर को फाइल करेगा उसके पास ये इंटीमेशन आएगी ही आएगी। तो ये सभी के पास आती है जिसने ये अपना आईटीआर फाइल किया है। तीन तरह की इंटीमेशन हो सकती है। एक तो हो सकती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की इंटीमेशन है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ना तो कोई डिमांड है और ना ही आपके कोई रिफंड बन रहा है। अगर ग्रीन कलर से ये इंटीमेशन आती है इसका मतलब क्या है कि आपका रिफंड इश्यू हुआ है। अगर रेड कलर की इंटीमेशन आती है इसका मतलब आपकी डिमांड जनरेट हुई है। ब्लू कलर की अगर आपकी इंटीमेशन है तो फिर आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ग्रीन कलर की अगर इंटीमेशन है तो आपको चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है आपने 20,000 रुपीज का रिफंड क्लेम करा हो लेकिन डिपार्टमेंट ने आपको केवल 8,000 रुपीज का रिफंड इश्यू किया है। तो आपको चेक करना होगा कि मेरा 12,000 रुपीज का रिफंड आखिर कहाँ गया, ठीक है, उसका रीजन क्या है। तो इंटीमेशन को आपको अच्छे से चेक करना होता है, उसी में ही आपको रीजन दिख जाता है कि डिपार्टमेंट ने आके कहाँ एडजस्टमेंट किया। अगर इंटीमेशन रेड कलर की है इसका मतलब आपकी डिमांड जनरेट हुई है, तो वो भी आपको अच्छे से चेक करना है कि डिमांड आखिर किस रीजन की वजह से जनरेट हुई है। तो ये एक रीजन होते हैं जहां पर हो सकता है कि आपने रिफंड क्लेम किया है बट डिपार्टमेंट आपका डिमांड जनरेट कर दे, या फिर आपका रिफंड तो आया है बट रिफंड आपका कम आए। तो वो रीजन भी आपको चेक करना होता है और फिर इस इंटीमेशन का आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई भी करना होता है। नेक्स्ट इज ओल्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड को इग्नोर करना। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि तीन तरह की इंटीमेशन होती है। रेड कलर की इंटीमेशन मतलब आपकी डिमांड रेज कर दी गई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि काफी सारे टैक्स पेयर कहते हैं कि हाँ ठीक है आ गई डिमांड आ गई, हम नहीं पे कर रहे, क्या हो जाएगा। तो देखिए उससे होता क्या है, लेट सपोज आपकी यहाँ पर 2,000 रुपीज की डिमांड जनरेट हुई और आपने उस डिमांड पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है। लेट सपोज आपकी गलती थी, आपको पे करना था, ठीक है, आपने पे नहीं किया। अब होगा क्या कि इस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता चला जाएगा, इंटरेस्ट एक्रू होता चला जाएगा जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे। ओके, अब लेट सपोज 6 साल बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल करती हैं, ठीक है। 6 साल बाद आपका क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है रिफंड। कितने का रिफंड आपको मिलना होता है, लेट सपोज 10,000 रुपीज का। और 6 साल बाद ये 2,000 रुपीज इंटरेस्ट के साथ बन जाते हैं 2,500। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि 6 साल बाद जब आपका रिफंड बन रहा था 10,000 रुपीज का, तो डिपार्टमेंट आपके रिफंड को होल्ड पर रख लेगा। ओके, डिपार्टमेंट आपके रिफंड को होल्ड पर रख लेगा और जब रिफंड इश्यू होगा तो वो 2,500 रुपीज की जो डिमांड थी विद इंटरेस्ट वो माइनस करने के बाद 7,500 रुपीज का रिफंड ही आपको इश्यू किया जाएगा। तो जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाकर पेंडिंग एक्शन में, यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। ये ऑप्शन मिलेगा, आप चेक कर लीजिए कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं आ रही। अगर आपकी यहाँ पर पिछले सालों की कोई डिमांड आती है तो उस पर आप पहले ही एक्शन ले लीजिए। अगर वो डिमांड जेन्युइन है तो आप उसको पे कर कर खत्म कीजिए। अगर उसमें कोई डिपार्टमेंट की, जरूरी नहीं है कि डिमांड हमेशा सही भी हो, कभी कभी क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट की ही कोई एरर होती है, कोई प्रोसेसिंग एरर हो गई, कोई अर्थमेटिकल या क्लरिकल एरर हो गई, कोई टीडीएस का मिसमैच हो गया, तो जिसमें आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर लेट्स सपोज 2,500 की जो डिमांड थी वो आप डिपार्टमेंट की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, तो आप उसको रेक्टिफाई करके खत्म कर लीजिए जिससे आपको पूरा 10,000 रुपीज का रिफंड मिल जाए। अदरवाइज क्या होगा, ये जो रिफंड है आपका अटका रह जाएगा और फिर ये जो डिमांड है इसके एडजस्ट होने के बाद में ही आपको रिसीव हो। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर फाइल करते टाइम कर देते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।